हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका कॉम्प्रिहेंशन का पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द मर्चेंट सेलिंग। मर्चेंट लोग क्या सेल कर रहे थे, मतलब दुकानदार लोग जो सामान बेचते हैं, मर्चेंट वो लोग क्या सेल कर रहे थे। द मर्चेंट्स आर सेलिंग क्रिम्सन एंड सिल्वर तुरबान। मर्चेंट लोग सेल कर रहे थे क्रिम्सन मीन्स रेड कलर का और सिल्वर चांदी का कलर का तुरबान पगड़ी जिसको बोलते हैं उसको सेल कर रहे थे। एंड ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड। ट्यूनिक ऑफ पर्पल ब्रोकेड, ट्यूनिक बेच रहे थे मीन्स एक तो ऐसा ड्रेस जो कि नी लेंथ का रहता है, ऐसा टाइप का ड्रेस वो सेल कर रहे थे जो कि पर्पल कलर का ब्रोकेट से बना हुआ था। ब्रोकेट एक ऐसा टाइप का फैब्रिक है, ब्रोकेट एक ऐसा टाइप का फैब्रिक है जिसमें कि बहुत डिज़ाइन, एलेबरेट डिज़ाइन बने हुए रहते हैं, उसको ब्रोकेट बोलते हैं। तो पर्पल कलर का वो ट्यूनिक बेच रहे थे जो कि ब्रोकेट के मटेरियल, ब्रोकेट फैब्रिक का बना हुआ था। मिरर्स विथ एम्बर पैनल, मिरर बेच रहे थे जिसका कि जो पैनल है, जिसका जो बाहर वाला जो चारों तरफ का जो फ्रेम है, उसका हैंडल है, ये सब एम्बर से बने हुए थे। एम्बर एक ब्राउनिश येलोइश टाइप का सब्सटेंस होता है, एक तो चीज़ होता है जिससे कि उसका पैनल बना हुआ था उस मिरर का। एंड डैगर्स विथ जेड हैंडल, और डैगर मीन्स खंजर भी वो बेच रहा था कि जिसका हैंडल जो है जेड का बना हुआ रहता है। जेड जो है वो ग्रीन कलर का स्टोन रहता है, उसको जेड बोलते हैं, उससे बना हुआ उसका हैंडल था डैगर का। व्हाट डू द वेंडर्स वे, वेंडर्स लोग, सेलर लोग, वेंडर्स वही सेलर होते हैं, वो लोग क्या वे कर रहे थे। वे मीन्स क्या तोल रहे थे। What are the maidens grinding, और मेडन्स लोग मीन्स यंग लड़कियां लोग क्या ग्राइंड कर रहे थे, क्या पीस रहे थे। The vendors weigh saffron, lentils and rice. वेंडर्स लोग तोल रहे थे सैफरन को जो कि केसर होता है, लेंटिस मसूर का दाल होता है, और राइस चावल को तोल रहे थे। And the maidens are grinding sandalwood, henna and spices. और मेडन लोग, यंग लड़कियां लोग ग्राइंड कर रहे थे सैंडलवुड, चंदन का पाउडर, हेना को जो सर में लगाते हैं या फिर हाथ में लगाने वाले जो हेना है, मेहंदी है, उसको पीस रहे थे। एंड स्पाइसेस को भी पीस रहे थे, मसाला को भी पीस रहे थे। Who sells expensive board games? How do we know that they are expensive? एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, महंगा बोर्ड गेम कौन बेच रहा था, और हम लोग को कैसे पता कि वो जो गेम है, वो जो चीज़ है वो एक्सपेंसिव है, वो महंगे हैं। द पेडलर्स सेल्स एक्सपेंसिव बोर्ड गेम। पेडलर्स जो थे मतलब घूम घूम के बेचने वाले, उनको पेडलर्स बोलते हैं। वो बेच रहे थे एक्सपेंसिव बोर्ड गेम, बहुत ही महंगे टाइप के बोर्ड गेम बेच रहे थे। वी नो दैट दे आर एक्सपेंसिव बिकॉज द डाइस आर मेड ऑफ आइवरी। हम लोग जानने कि वो जो बोर्ड गेम्स है वो बहुत महंगे हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो डाइस है, जो क्यूब शेप का रहता है, जो डाइस जिसमें पॉइंट टाइप का डॉट बने रहता है, एक साइड में 6, एक साइड में 5, ऐसे टाइप के जो डाइस बने रहते हैं, जो लूडो में हम लोग खेलते हैं वैसा टाइप का डाइस, उसमें वही डाइस, उसका जो डाइस था वो आइवरी से बना हुआ था। आइवरी एक ठो हाथी का तो दांत होता है ना, उसको आइवरी बोलते हैं, तो उससे बना हुआ था, भी बहुत ही कॉस्टली रहता है, तो इसी से बना हुआ था उसका डाइस। तो इससे पता चलता है कि वो बोर्ड गेम काफ़ी कॉस्टली था, एक्सपेंसिव था। What are the different things that the goldsmiths are making? Goldsmith क्या क्या डिफरेंट चीज़ें बेच रहे थे। The goldsmith are making wristlet. Goldsmith बना रहे थे, wristlet बना रहे थे। wristlet means कंगन, anklet means पायल, and rings अंगूठियों, उंगलियों में पहनने वाले जो अंगूठे होते हैं उसको वो सब बना रहे थे। And bells for the feet of pigeon.
और छोटे छोटे बेल्स बना रहे थे जो कि पिजन लोगों के, कबूतर लोगों के पैर में लगाने वाले वैसे ही बेल बना रहे थे। और गोल्ड ग्रिडल्स बना रहे थे, गोल्ड ग्रिडल्स बना रहे थे। ग्रिडल्स तो होता है वो कमर बंद होता है, कमर में बांधने वाला छोटा टाइप का बेल्ट बोल लीजिए या फिर कमर बंद बोल लीजिए, जो डांसर्स के लोग लिए वो बना रहे थे। एंड गोल्ड स्कैबर्ड, सोने का स्कैबर्ड, सोने का मयान बना रहे थे फॉर द किंग्स। नंबर 5 का क्वेश्चन है, वाई डू द स्पीकर से क्राई व्हेन शी रेफर्स टू द फ्रूट मैन। पोएट जो है, जो स्पीकर है, वो क्यों रिफ़र कर रही है इस फ्रूट मैन को, जब वो बोल रही है कि मतलब क्यों वो स्पीकर बोल रही कि क्राई, जब वो रिफ़र कर रही है फ्रूट मैन को। द स्पीकर यूजेस द वर्ड क्राई, स्पीकर यूज़ कर रहे हैं ये वर्ड क्राई को व्हाइल रेफरिंग टू द फ्रूटमैन, जब वो फ्रूटमैन के बारे में बता रही है तब, बिकॉज दे कॉल आउट द नेम्स एंड स्पाइसेस ऑफ द फ्रूट्स इन ऑर्डर टू कैच द अटेंशन ऑफ द कस्टमर। कि वो जिस तरीके से बुला रहे हैं नामों को जो उनके पास है और उनके प्राइस को, मतलब उनके जो कॉस्ट है उसको बता रहे हैं ऑफ द फ्रूट्स, इन ऑर्डर टू कैच अटेंशन, ताकि वो दूसरे लोगों का जो अटेंशन है उसको पा सके, ऑफ द कस्टमर्स, उन दूसरे कस्टमर लोगों का अटेंशन पा सके। इसीलिए वो जिस तरीके से बुला रहे हैं, उनके साथ पास जो चीज़ें हैं उनका नाम, उनका प्राइस जैसे बुला रहे हैं, उससे ऐसा फील हो रहा है कि वो चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं, रो रो के बुला रहे हैं। इट्स बट ये एक तो टाइप का मतलब मेटाफोर सोच लीजिए, मेटाफोर का यूज़ किया गया है क्राई। एक्चुअली में ये क्राई नहीं है, वो कॉल आउट कर रहे थे, नाम ले लेके बुला रहे थे जो फ्रूट्समैन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डू द मजिशियन क्लेम फॉर द थिंग्स दे सेल। मजिशियन लोग मतलब जो मैजिक करते हैं वो लोग क्या क्लेम कर रहे थे फॉर द थिंग, मतलब क्या क्लेम मीन्स दावा कर रहे थे, फॉर द थिंग्स दे सेल, जो चीज़ वो बेच रहे थे उसके लिए वो क्या दावा कर रहे थे। द मजिशियन अनाउंस दैट देयर स्पेल वुड लास्ट फॉर एवर, वो मैजिशियन लोग अनाउंस कर रहे थे, बता रहे थे कि उनके जो स्पेल्स हैं, उनके जो मंत्र हैं, उनके जो जादू हैं वो लास्ट फॉर एवर तक रहेंगे, मतलब बहुत हमेशा के लिए रहेंगे, एंस तंग रहेंगे, जो कि क्वेश्चन बुक में जो सेंटेंस में था। एंस मीन्स लास्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए जो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पीकर कॉन्ट्रास्ट जॉय एंड सॉरो इन द लास्ट स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा में पोएट किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट करते हैं, किस तरीके से अंतर दिखाते हैं कि जॉय का, खुशी का, और सॉरो का, दुख का। In the last stanza, the speaker contrasts joy and sorrow by talking about the bright tassel for the crown of bridegrooms and his wedding bed. On the one hand, लास्ट स्टैंजा में जैसे स्पीकर दिखाते हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, मतलब फ़र्क दिखाते हैं जॉय और सौरो के बीच का। जॉय मतलब खुशी, सौरो मतलब दुख के बीच का। बाय टॉकिंग अबाउट, जिससे कि मतलब जब वो डिस्क्राइब करते हैं ब्राइट कलर के टेसल, जो कि डिफरेंट टाइप के कलर से, मतलब जैसे स्काई ब्लू टाइप के और रेड टाइप के टेसल से वो गुथे हुए, जो कि क्राउन के सर के लिए होता है, ब्राइड ग्रूम, क्राउन फॉर द ब्राइड ग्रूम, जो दूल्हे के सर के लिए बना रहे हैं, एंड हिज वेडिंग बेड, और वो जो वेडिंग बेड के लिए भी जाएंगे तभी उनके लिए भी, उस टाइम के लिए भी वो बना रहे हैं। और ये एक साइड में ये सब बना रहे हैं, मतलब जॉय वाला चीज़ बना रहे हैं, और दूसरे ही तरफ वाइट फ्लावर्स का वाइट फ्लावर का गुथा हुआ एक ठो सोच लीजिए सीट बना रहे हैं फ्लावर्स का, जो कि डेड पर्सन के लिए है, फॉर द लास्ट बेड ऑफ द डेड पर्सन, जो कि जो इंसान मर गया है उसका लास्ट बेड, उसके मतलब ज़िंदगी का लास्ट का बेड के लिए, बिस्तर के लिए वो बना रहे हैं। ऑन द अदर हैंड,
फ्रेंड्स नंबर बी ये है कि कंप्लीट द सेंटेंस इन योर ओन वर्ड। यहाँ पे हाफ ऑफ सेंटेंस दिया गया है और उसके बाद ब्लैंक छोड़ा गया है, इसको आपको अपने हिसाब से भरना है। तो पहला वाला सेंटेंस ये है कि द मर्चेंट्स वेर स्वेर रिच बिकॉज मर्चेंट लोगों का जो वेयर था, वो सामान था, वो रिच था। बिकॉज क्यों था? बिकॉज दे इंक्लूड रिच सिल्क, जो उसमें रिच सिल्क थे, ट्यूनिक्स विथ ब्रोकेट वर्क, एम्बर पैनल्स थे, एम्बर पैनल वाले मिरर थे, एंड डैगर्ड कवर्ड विथ जेड। ये सब सुंदर सुंदर चीज थे जो कि बहुत ही रिच दिख रहे थे। नंबर 2, द बेल्स वेर एज थिन एज द ड्रैगन फ्लाइज विंग्स। बिकॉज वो बेल्स जो थे, जो छोटी छोटी घंटियाँ थीं, जो कि ड्रैगन फ्लाइज के विंग्स की तरह नाजुक थे, क्योंकि दे वुड नीड टू बी लाइट, क्योंकि उनको लाइट होना ही ज़रूरी है। सिंस दे वेर meant टू बी टाइड ऑन द फीट ऑफ द पिजन्स, क्योंकि वो बने हुए थे ताकि वो पिजन के पैरों में लगे हुए, मतलब बंधे हुए हों। अगर वो हैवी हो जाएगा तो पिजन लोग उड़ नहीं पाएंगे, तो उस बेल्स को एकदम उसी तरीके से लाइट होना चाहिए ताकि, मतलब जैसे ड्रैगन फ्लाइज के विंग्स हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 है द थ्री म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेंशन इन द पोएम्स आर। तो 3 जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, जो वाद्य यंत्र था, इस पोएम में मेंशन किया है, उनका नाम बताने के लिए कहा गया है। तो ये पहला था सितार, द सारंगी एंड द ड्रम। ये 3 जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, वाद्य यंत्र था, ये तीनों का यूज़ किया गया था इस पोएम में। Number 4, the flower girls are waving 2 different kinds of garland. Because इसमें जो फ्लावर गर्ल्स लोग थी, ये 2 अलग तरीके के गार्लैंड बना रहे थे, क्योंकि द ब्राइट गार्लैंड्स वेर मेंट फॉर द ब्राइड ग्रूम। बहुत ही ब्राइट कलर के, चमकदार कलर के जो गार्लैंड थे, मालाएं थी, गार्लैंड्स मीन्स मालाएं, ये थी मेंट फॉर द ब्राइड ग्रूम, जो कि दूल्हे के लिए, ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हे के लिए बन रही थी। एंड द वाइट गार्लैंड वॉज मेंट फॉर द डेड। और वाइट कलर का जो सफ़ेद रंग का जो गार्लैंड बन रहा था, वो डेड पर्सन के लिए बन रहा था, जो इंसान मर गया था उसके लिए बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थिंक एंड आंसर है। इसका क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक दैट द बाजार डिस्क्राइब इन द पोएम इज फॉर द पीपल टू बाय थिंग्स दे नीड डेली और टू शॉप फॉर लग्जरी? एक्सप्लेन। यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको कि ये सामान, जो बाज़ार में जो सामान जो बिक रहा था, वो डेली यूज़ का सामान था या फिर कोई लग्जरी शॉप था। द बाज़ार इन द पोएम इज मोस्टली फॉर लग्जरी गुड्स। ये जो बाज़ार जो इस पोएम में मेंशन किया गया है, इस बाज़ार में लग्जरी गुड्स का सामान, मतलब ज़्यादा ही, मतलब चमक धमक वाला सामान मिल रहा था, महंगे महंगे सामान मिल रहा था। एज कॉस्टली एंड अट्रैक्टिव थिंग्स लाइक ब्रोकेट ट्यूनिक्स, एम्बर पैनल्ड मिरर, जैसे कि बहुत ही कॉस्टली, महंगे, कॉस्टली मीन्स महंगे, अट्रैक्टिव बहुत ही आकर्षणीय चीज़ मिल रहे थे, लाइक ब्रोकेट मटीरियल का, ब्रोकेट फैब्रिक का ट्यूनिक मिल रहा था, एम्बर पैनल्ड मिरर मिल रहे थे, एम्बर जो कि येलोइश ब्राउनिश टाइप का जो सब्सटेंस का, उसका पैनल बाहर में फ्रेम बना हुआ मिरर भी बिक रहा था। जेड हैंडल वाला डैगर मिल रहा था, जेड हैंडल डैगर, सैफरन, सैंडलवुड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ गोल्ड ज्वेलरीज एंड आइवरी डाइस आर ऑल्सो आर सोल्ड हेयर। और जेड ग्रीन कलर का जो स्टोन होता है, उसका हैंडल वाला डैगर मिल रहा था, खंजर मिल रहा था। सेफ्रन, वो भी एक तो कॉस्टली टाइप का स्पाइसी सोच लीजिए, जो कि केसर है, वो भी काफ़ी महंगा होता है, वो भी बिक रहा था। सैंडलवुड भी काफ़ी, मतलब थोड़ा सा महंगा होता ही है, नॉट लाइक सेफ्रन के जैसा नहीं महंगा होता है, बट स्टिल वो भी महंगा होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ गोल्ड ज्वेलरीज भी मिल रहे थे, और आइवरी, जो कि हाथी का दांत का बना हुआ डाइस भी मिल रहा था। तो ऐसे कॉस्टली चीज़ें मिल रहे थे, इसलिए हम लोग जान पाए कि जो बाज़ार का मेंशन किया गया है इस पोएम में, ये एक लग्जरी बाज़ार है, ना कि कोई डेली
नीड का सामान बिकने वाला बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, इसमें अप्रिशिएटिंग द पोएम है। इसमें आपको अपने हिसाब से ही बताना है। द पोएट हैज़ यूज्ड a question and answer format to describe the bustling scene in the बाज़ार। पोएट यहाँ पे इस पोएम में काफ़ी एक क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्मेट का यूज़ किए हैं। जैसे मैं बताई थी जब ये पोएम एक्सप्लेन कर रही थी कि इसमें रेटोरिकल क्वेश्चन का यूज़ किया गया है बहुत ज़्यादा तरीके से। हर पैराग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं और आंसर बताए गए हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं पोएट शॉपकीपर्स लोगों से और वो लोग उसका आंसर दे रहे हैं। इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ किया गया है। डू यू थिंक दैट हेल्प्स टू ऐड द एक्साइटमेंट ऑफ द सीन? क्या तुमको लगता है कि मतलब ये क्वेश्चन में है कि क्या आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ जो क्वेश्चन आंसर पैटर्न है ये पोएम में एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है? Does it show movement in the movement as if the customer is moving from one vendor to the next? इससे ऐसा फील हो रहा है क्या कि एक जो कस्टमर है एक वेंडर से दूसरे वेंडर में ऐसा करके मूव हो रहा है और उसके साथ बात कर रहा है? Support your answer with example from the poem. तुम इसी बात का आंसर को आंसर को सपोर्ट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल इस पोएम से दे के इसको डिस्क्राइब करना है। ये आपको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, पोएम से सेंटेंस कलेक्ट करके उस हिसाब से मैं यहाँ पे लिखी हूँ, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट डज एड द एक्साइटमेंट टू द सीन। ये क्वेश्चन आंसर पैटर्न जो है ये एक्साइटमेंट क्रिएट करता है टू द सीन, इस सीन का एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। द स्पीकर रिपीटेडली क्वेश्चंस ईच सेलर। स्पीकर जो है वो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर एक सेलर से। व्हाट डू यू सेल ओ मर्चेंट, ओ ये मर्चेंट, ऐसा वो क्वेश्चन पूछती है। द रिप्लाईज of each seller contributes to the effect of the movement as each stanza contains the details about the product। और वो जो सेलर्स हैं उनका जो रिप्लाई है ये चीज़ कंट्रीब्यूट करता है, ये चीज़ देता है द इफ़ेक्ट ऑफ मूवमेंट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में जा के बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, सामान पूछ रहे हैं, ये चीज़ का मूवमेंट शो कराता है इस हर एक स्टैंजा में। As each stanza contains details about the product that each of the sellers has bought। क्योंकि हर एक स्टैंजा में हम लोगों को डिटेल्स मिलता है कि हर एक सेलर्स क्या क्या बेच रहा है। In the second stanza of the poem, second stanza poem में 3 separate vendors list their wares। और जो सेकंड नंबर स्टैंजा में क्या होता है, तीन ठो अलग टाइप के जो वेंडर्स हैं ये लोग अपने सामान जो उनका जो सामान बेच रहे हैं उनका लिस्ट अलग देते हैं। लाइक सैफरन लेंटिस राइस एक जन बेच रहे होते हैं और एक जन सैंडलवुड हेना स्पाइस बेच रहा होता है, मतलब उसको ग्राइंड कर रहा होता है। एंड और एक ठो जो शॉपकीपर रहते हैं वो चेसमैन एंड आइवरी डाइस बेच रहे होते हैं। दिस क्विक शिफ्ट ऑफ इमेजेस क्रिएट्स ए कलरफुल इमेजरी while also indicating quick movement and the presence of the sellers। इस पोएम में क्विक इमेज शिफ्ट हो रहा है, क्विक शिफ्ट ऑफ इमेज मतलब क्विकली इमेज एक जगह से दूसरे जगह में जा रहा है और इससे कि एक ठो कलरफुल टाइप का इमेज क्रिएट कर रहा है, एक ठो कलरफुल टाइप का इमेजरी क्रिएट कर रहा है। बहुत ही कलरफुल लग रहा है इसका जो पोएम हम लोग पढ़ रहे हो तो। एंड इट्स ऑल्सो इंडिकेटिंग क्विक मूवमेंट एंड द प्रेजेंस ऑफ सेलर। और इससे हम लोग ऐसा लग रहा है कि मतलब क्विक मूवमेंट भी हो रहा है पोएम में और हम लोग को फील हो रहा है कि सेलर लोग वहाँ पे प्रेजेंट है और वो अपना वेयर्स के बारे में बता रहे हैं। एज वन वुड एनकाउंटर इन अ मार्केट, मतलब ऐसा सेम चीज़ का फीलिंग होता है जब हम लोग मार्केट में जाते हैं।
द साइट एंड साउंड्स ऑफ ए मार्केट आर ब्रॉट आउट वेरी नाइसली। ये जो मार्केट का जो साइट होता है, मार्केट का जो साइट मीन्स नज़ारा होता है, उनका वहाँ के जो साउंड होता है, मतलब सबको अपने वर्ड्स के बारे में, चीज़ के बारे में बताते रहते हैं। ये सब चीज़ मार्केट का जो होता है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से इस पोएम में दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये एक MCQ टाइप का क्वेश्चन आंसर है वोकेबुलरी पोर्शन में। इसका मैं आंसर ऑप्शन को लिख दी हूँ यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ हो। मेरा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल हुआ हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा जिसको भी नीड है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।